नमस्कार श्रोतागण, आप सुन रहे हैं अनिल गर्ग द्वारा लिखित उपन्यास या कहानी जिसका नाम है कातिल रात की कातिल हसीना। आप सुन रहे हैं पार्ट 11। अब आगे। रोज़ के जाने के बाद मैं 2 घंटे तक आराम से सोया रहा। गुल ने कल शाम के बाद से एक बार भी मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। शायद उसको उसके ही सामने जाफरीन के साथ फ्लर्ट करना पसंद नहीं आया था। अब उसे कौन समझाता कि अपने धंधे की मजबूरियों के चलते ही मैं उसके साथ भी अभी तक फ्लर्ट कर रहा था। अन्यथा अपन तो अकेले ही भले। लेकिन ये बात मैं अभी ना गुल से बोल सकता था और ना ही जाफरीन से बोल सकता था। अभी मुझे उन दोनों ही हसीनाओं की ज़रूरत थी। उन दोनों का साथ होने के बाद ही मैं क्रूज़ पर चारों के बारे में कुछ पता लगा सकता था। गुल ने मुझे बताया था कि क्रूज़ पोर्ट से शाम को 5 बजे रवाना होना था, इसलिए मैं शाम 4 बजे ही पोर्ट पर पहुंच चुका था। ये एक प्राइवेट क्रूज़ था जिसे जाफरीन की कंपनी ने हायर किया था। पोर्ट पर ही जाफरीन की कंपनी का एक ऑफिस खुला हुआ था। इस धंधे में जाफरीन काफ़ी माल पीट चुकी थी। किस्मत की धनी थी लड़की, लेकिन उसकी पार्टियों में जो ड्रग का घालमेल था उसे देखते हुए ये सिर्फ क्रूज़ के धंधे से की गई कमाई नहीं लग रही थी। इसमें जाफरीन के भी शामिल होने के पूरे चांस थे। मैं अभी वहाँ खड़े हुए वहाँ के दौड़ते भागते हुए लोगों को निहार ही रहा था कि गुल ने मुझे मेरे पीछे खड़े होकर पुकारा, सुनो, इस ट्रिप पर जाना कैंसिल कर दो, तुम किसी बड़े खतरे में पड़ सकते हो। गुल ने चिंतित स्वर में मुझे बोला था। पता है, लेकिन अपनी तो जिंदगी ही खतरों से खेलने में बीतती है। खतरा नहीं उठाऊंगा तो ऐसे खतरनाक लोगों के गिरेबान पर हाथ कैसे डालूंगा। मैंने बेखौफ स्वर में कहा, तुम जाफरीन को मुझसे ज़्यादा नहीं जानते हो। वो साली कामरन की रखैल है। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हें उस क्रूज़ पर बुलाया है तो उसने कुछ सोच समझकर ही बुलाया है। इसलिए बोल रही हूँ कि तुम्हें क्रूज़ पर कोई खतरा हो सकता है। तुम सामने से चलकर उन लोगों के जाल में मत फंसो। गुल ने मुझे फिर से समझाने की कोशिश की। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी चिंता है गुल, लेकिन यकीन मानो, मुझे उन सब बातों का पहले से एहसास है। मैं पूरी तरह से सावधान रहूँगा और जाफरीन के किसी जाल में नहीं फंसूंगा। लेकिन तुम्हें मेरे थोड़ी सी मदद करनी होगी। मैंने गुल को बोला। कैसी मदद? उसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। मुझे इस क्रूज़ की अंदरूनी जानकारी चाहिए, जहाँ पर किसी इंसान को छुपा कर रखा जा सकता हो। मैंने गुल से पूछा। यार, क्रूज़ में बहुत सारी जगह होती है जहाँ कोई भी इंसान आसानी से छुप सकता है। अब तुम क्रूज़ पर चलो, हमें जाफरीन के सामने अपनी पूरी टीम की हाजिरी देनी है। गुल ये बोलकर वहाँ एक पल भी नहीं रुकी। मजबूरन मुझे भी उसके पीछे कदम ताल करनी पड़ी। जिस क्रूज़ पर आपका खादिम सवार हुआ था वो एक 7 डेक का 6 मंजिला क्रूज़ था, जिसमें 2 रेस्टोरेंट और तकरीबन 6 बार थे। इसके अलावा जिम स्पा का आनंद भी यहाँ ले सकते थे। गुल ने मुझे कुछ नहीं बताया था कि हम जहाज़ पर किस इवेंट के लिए आए थे। मैं तो बस साथ आने के लिए आया था, क्योंकि मेरा आना ज़रूरी था। जाफरीन से मेरा आमना सामना हो चुका था और उसने एक कातिल मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया था, लेकिन अभी वो दूसरे कामों में व्यस्त थी। इस वजह से मैं उससे मुखातिब नहीं हो सकता था। गुल भी क्रूज़ पर आने के बाद लापता हो चुकी थी और मैं इस वक्त अकेला ही उस क्रूज़ पर घूम रहा था। क्रूज़ पर नई उम्र के लड़के लड़कियां बहुतायत में थे, जो कि सिर्फ एक रात की मस्ती के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। शाम अभी ढलने ही लगी थी और सूर्य देवता अब पूर्व से पश्चिम की ओर अपना रुख कर चुके थे। सूर्य की लालिमा ने इस वक्त समुद्र के पानी को भी केसरिया कर दिया था। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। कुछ लड़के और लड़कियां इस अद्भुत दृश्य के वीडियो बनाने में मसरूफ़ थे। कुछ इस नज़ारे को अपनी आंखों में बसा रहे थे। तभी क्रूज़ के सायरन ने अपने रवाना होने की हुंकार भर दी थी।
ये इशारा था कि अगले 5 मिनट में क्रूज समुद्र की लहरों में उतर जाएगा। सायरन के गूंजते ही एक भीड़ का रेला क्रूज पर चढ़ आया था और उस भीड़ में एक चेहरा जो मुझे नजर आया था, उसने मुझे चौंका दिया था। ये चेहरा था अभी का। वो इस वक्त मुझे अकेले ही नजर आ रहा था। मैं कामरान को पहचानता नहीं था, इसलिए मुझे नहीं मालूम था कि वो इस वक्त क्रूज पर था या नहीं। लेकिन अगर क्रूज अपना आखिरी सायरन बजा चुका था तो उसे भी अब क्रूज पर ही मौजूद होना चाहिए था। अगर गुल के कहे अनुसार जाफरीन सच में कामरान की चहेती थी तो उसे उसी के आसपास होना चाहिए था। वैसे मैं अभी को देखते ही उसके पीछे लग गया था। मैं उससे एक निश्चित दूरी पर था। इस वक्त मैं एक अजीब स्थिति में था। मैं इस क्रूज में एक लापता लड़की की तलाश में आया हुआ था, जिसका दोस्त इस वक्त क्रूज पर था, जिसे मैं एक बार रिवॉल्वर दिखा चुका था। एक ड्रग डीलर की तलाश में भी यहाँ आया था, जिसकी चहेती जानती थी कि मैं एक जासूस हूँ। गुल ने सही कहा था कि खतरा मेरे चारों तरफ था, लेकिन वो खतरा मुझे किस रूप में घेरेगा ये मुझे अभी पता नहीं था। ये लोग मेरी किसी कारस्तानी के से खफा होकर मुझे गोली मारकर समुद्र में भी फेंक सकते थे। इस बीच समुद्र चलते हुए जहाज पर तो मुझे भागने की जगह नहीं मिलने वाली थी, लेकिन अब जब अखुली में सिर दे ही दिया था तो मसलने से क्या डरना। इतनी आसानी से मैं इसके हत्थे नहीं चढ़ने वाला था। मैं क्रूज के अंदर की ओर बढ़ा। मेरे गले में इस वक्त गुल का दिया हुआ कार्ड लटक रहा था। मैं सतर्कता के साथ अंदर पहली मंजिल की ओर बढ़ ही रहा था कि एक मंदिर की घंटी सी मेरे कानों में बजी। एक सुंदरी ने मुझे बड़े प्यार से पुकारा था। मैंने घूमकर उसे देखा। वो अपनी हिरनी जैसी चंचल निगाहों से मुझे ही देख रही थी। वो चलती हुई आकर मेरे पास आ खड़ी हो गई थी। मैं भी खामोशी से उसे ही देखे जा रहा था। आप स्टाफ के आदमी हो ना? जरा मेरे केबिन में चलिए, कुछ काम है आपसे। उस लड़की के गले की घंटी फिर से बजी थी। मुझे नहीं पता था कि वो केबिन में मुझे क्यों लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मैं बिना किसी झिझक के उसके पीछे केबिन में चल दिया था। उसका केबिन तीसरे डेक पर था। उस डेक पर बने हुए सबसे आखिरी वाले केबिन में वो मुझे लेकर घुसी थी। बोलिए, क्या काम है आपको? मैंने एक स्टाफ की तरह से ही उससे आदर से पूछा। कुछ नहीं, मैं इस डेक पर अकेली हूँ। आप भी मुझे अकेले दिखाई दिए तो मुझे लगा कि गोवा की ट्रिप आपके साथ ही यादगार बनाई जाए। उस लड़की ने बेकाबी देखकर हैरान था, लेकिन अब हैरान होने वाला ज़माना ख़त्म हो चुका था। अब वो इस क्रूज़ पर बिल्कुल अकेली हज़ारों रुपए खर्च करके किसी सत्संगत में तो नहीं रही थी। आई तो मौज मस्ती की इच्छा लिए हुए थी, लेकिन लाख रुपए का सवाल ये था कि सैकड़ों लोगों की भीड़ में इसने मुझे सिर्फ क्यों चुना था। वो भी तीसरे डेक के नीचे आकर पहले डेक पर इसने मुझे ढूंढा। अब ये फिर दोस्त थी कौन और मुझे केबिन में लेकर क्यों आई थी, इसको जानना आपके इस सेवक का अब परम कर्तव्य था। क्या हुआ, ऑफर पसंद नहीं आया? एक जवान लड़की एक केबिन में तन्हा समुद्र के बीचों बीच क्रूज पर रात भर तुम्हारी बाहों में रहेगी, उसके बाद भी अभी तक सोच में डूबे हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक कब का मुझ पर छा गया होता। लड़की बेबाक ही नहीं थी बल्कि उतावली भी थी। अभी तो शाम भी ढंग से नहीं ढली है। अपनी तरह से इस रात को भी तो जवान होने दो मेरी नूरजहां, फिर रात का भी मज़ा ले लेंगे। फ़िलहाल तो क्यों न किसी बार में चलकर एक एक बियर पिए जाए। मैंने उसे टाला नहीं था, बस कुछ समय के लिए उसे बहला रहा था। क्यों, तुम्हारी उस बियर में मुझसे ज़्यादा नशा है क्या? उस लड़की ने फिर से अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। पता नहीं, बियर को तो फिर भी कई बार चखा है, लेकिन किसी लड़की के साथ ऐसा सौभाग्य कभी मिला नहीं।
एक काम करता हूँ, मैं अपनी और तुम्हारी बियर यहीं ले आता हूँ। ये बोलकर मैंने अपने कदम केबिन के दरवाजे की तरफ बढ़ाए ही थे कि उसकी आवाज़ सुनकर मैं रुक गया। न केवल रुक गया बल्कि उसकी तरफ वापस मुड़ भी गया था। वो अपने हाथ में एक पिस्टल लेकर मेरी ओर ही तानकर खड़ी थी। उसके हाथ में पिस्टल देखते ही मेरे तोते उड़ गए थे। मुझे एक पल भी इतने मासूम चेहरे के पीछे इतने खतरनाक इरादे नज़र नहीं आए थे। ऐसे हालत में भी मेरे जहन में वो गाना गूंज उठा था, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? मैंने गाना गुनगुनाने की बजाय उसके इरादे को पूछना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इस केबिन से बाहर कदम रखते ही गोली मार दूंगी अर्जुन डार्लिंग, इसलिए कोई चालाकी नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। उसकी मंदिर की घंटी सरीखी आवाज़ अब मेरी घंटा बजाने पर तुली थी। यार, सिर्फ एक रात मेरे साथ गुजारने के लिए मुझे अब पिस्टल दिखाकर डराओगी? मैं उसे बातों में लगाकर उसका ध्यान बटाना चाहता था।